Assalamu alaikum dear students. My name is Hafiz Rehan Aslam and I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और हमारे चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड्स। टॉपिक नंबर है 10.2 और हमारा लेक्चर नंबर होगा 24 और हमारे टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म, और उसके बाद उस मैकेनिज्म के रिलेटेड हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है SN1 और एक है SN2 रिएक्शंस और उनकी एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन अल्काइल ग्रुप विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम attached to halogen atom and the halide atom with a partial negative charge। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उनमें से एक पार्ट को हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं और उस अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर होगा क्योंकि कार्बन एटम फर्दर हैलोजन के साथ अटैच है और हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। उन दो फैक्टर में जो पहला फैक्टर है दैट इज कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड एनर्जी, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। अब जो पहला फैक्टर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का है उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स शो दैट आइडो कंपाउंड्स विद द वीकेस्ट बॉन्ड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव वन, while fluoro compounds will be the least reactive. That is, the order of reactivity of alkyl halides should be alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride, and alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride। तो हम इसकी रिएक्टिविटी को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से वो अल्काइल ग्रुप को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब उसकी अट्रैक्शन वीक होने की वजह से उसका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही वीक होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम अल्काइल फ्लोराइड की तरफ जब जाते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो स्ट्रांगली अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब उस अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा और जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब हमारे सामने कुछ बॉन्ड एनर्जीज दिखाई गई हैं। कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी है 467, कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी है 346, कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी 290 एंड कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड एनर्जी 228। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है।
उसके बाद जो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 346 है, तो उसकी रिएक्टिविटी कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड से ज्यादा है। फिर कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड 290 बॉन्ड एनर्जी है और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 228 है। बॉन्ड एनर्जी कम होते ही इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, दैट इज बॉन्ड पोलैरिटी। द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एटम, so its polarity is maximum amongst all alkyl halides। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और फ्लोरीन के एटम्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड मैक्सिमम पोलैरिटी शो करता है। उस मैक्सिमम पोलैरिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। If an electrophile is the attacking reagent, then this difference suggests that alkyl fluoride would be the most reactive one and alkyl iodides should be the least reactive alkyl halide। अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस अटैक के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो अल्काइल ग्रुप है उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम अल्काइल फ्लोराइड के केस में देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके साथ जो कार्बन एटम लिंक होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का उस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करना आसान होगा, तो बॉन्ड पोलैरिटी के केस के अंदर जो कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और अगर हम यही रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड में देखें तो उसकी पोलैरिटी कम होने की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। The strength of the carbon to halogen bond is the main factor which decides the reactivity of alkyl halides. So the overall order of reactivity of alkyl halide for a particular alkyl group is: iodide is most reactive than bromide, bromide is most reactive than chloride, and chloride is more reactive than fluoride। तो इन दोनों फैक्टर में जो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी का डिस्कस किया, उसके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फैक्टर है वो हमारे कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वही हमारे पास मेन रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। अब उसके लिहाज से जो आयोडाइड है उसका बॉन्ड मोर रिएक्टिव होगा ब्रोमाइड से। ब्रोमाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड एंड क्लोराइड विल बी मोर रिएक्टिव देन फ्लोराइड। In fact, the carbon to fluorine bond is so strong that alkyl fluoride do not react under ordinary condition। तो जो कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। फिर हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। The reactions of alkyl halides fall into two categories। अब जो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं वो दो तरह से पॉसिबल हैं। Those reactions in which the halogen is replaced by some other atom or a group, that is nucleophilic substitution reaction। वो रिएक्शन जिनमें हैलोजन किसी दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है, इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नंबर 2, those which involve the removal of hydrogen halide from the alkyl halide, that is elimination reaction। तो दूसरे वो रिएक्शन हैं जिनके अंदर हमारे मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और इस रिमूवल की वजह से इन रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। आज हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को।
The overall process describing an SN reaction is, जैसे कि आपके सामने जाहिर है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और उसके साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच है, और उसके साथ ही आपको एक न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो आपको नजर आ रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगी, उस अटैक के साथ ही जो लिविंग ग्रुप है वो यहां से लीव करेगा, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होकर लिविंग ग्रुप को वहां से लीव करवा चुका है। अब आगे हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल की। हाइड्रोक्साइडाइन, इथोक्साइडाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, वाटर, थायोसायानेट आयन, अमाइनो ग्रुप, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि कार्बन के ऊपर अटैक करने की एबिलिटी रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इट इज अ स्पीशीज which attracts electron, that mean it is electron loving. The carbon atom of an alkyl group attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile. तो ये वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। The carbon atom of an alkyl group attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile. तो जो कार्बन एटम है जो अल्काइल ग्रुप के तौर पर हैलोजन के साथ अटैच है वो अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा। सो कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्बन टू हैलोजन एक बॉन्ड है। अब इसके अंदर हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कंपाउंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है लिविंग ग्रुप। L is also a nucleophile. It is called living group because it departs with an unshared pair of electrons. तो जो एग्जाम्पल हमने देखी उसके अंदर L एक लिविंग ग्रुप था। अब उस लिविंग ग्रुप को हम न्यूक्लियोफाइल का नाम भी देते हैं और उसको न्यूक्लियोफाइल कहने का रीजन ये है कि वो जब भी मॉलिक्यूल से रिलीज होता है तो रिलीज होते हुए वो अपने साथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो जिस स्पीशी के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड बाइसल्फेट आयंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो ये जो हमारे पास चार ग्रुप्स हैं ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स आर हाइड्रोक्सल एंड अमाइनो ग्रुप। तो हाइड्रोक्सल और अमाइनो ग्रुप जो उनसे हैं ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं। आयोडाइड आयन is a good nucleophile as well as a good living group. तो जो आयोडाइड आयन है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। That mean वो बड़ी आसानी के साथ कार्बन पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को वहां से लीव करवा सकता है। उसी तरह ये गुड लिविंग ग्रुप भी है क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन के साथ अगर आयोडीन अटैच है तो वो बड़ी आसानी के साथ वहां से रिमूव हो सकती है। उसके बाद है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड्स में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in two different ways। तो जो अल्काइल हैलाइड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से दे सकते हैं। जो पहली टाइप है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन। और जो दूसरी टाइप है
that is nucleophilic substitution unimolecular reaction, and this one is known as SN1. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। As soon as the nucleophile starts attacking to the electrophilic carbon of the substrate, the living group start breaking. तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करना शुरू करती है तो सबस्ट्रेट के साथ जो लिविंग ग्रुप है वो भी उसी वक्त ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप का जो लीव करना है वो दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस है और दोनों एक साथ ही प्रोसीड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द साइड विच इज ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करता है। इसका रीजन ये है कि जो लिविंग ग्रुप है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की डायरेक्शन से ही अटैक करना शुरू करेगा तो दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस डायरेक्शन से जो अटैक करना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। The substrate carbon atom changes its state of hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2। तो जैसे ही सबस्ट्रेट कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस सबस्ट्रेट कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो टेट्राहेड्रल sp3 से प्लेनर sp2 में चेंज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन है उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल है वो अटैक कर रहा है। उसके अटैक के साथ ही जो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है वो वहां से लीव करता है। अब इस अटैक के साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो कि इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और जो लिविंग ग्रुप है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों डॉटेड लाइन से मेंशन की गई है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और ब्रोमीन की जो बॉन्ड्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। तो इस मॉलिक्यूल की जो इंटरमीडिएट की फॉर्म में हमारे सामने है ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। उसके बाद जैसे ही हाइड्रोक्सिल की बॉन्ड फॉर्मेशन और लिविंग ग्रुप की बॉन्ड ब्रेकेज कंप्लीट होती है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है कार्बन के साथ और जो लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन वो यहां से लीव कर चुका है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज देयर इज नो हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन। तो हमारे सामने ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ फर्दर कोई और कार्बन अटैच नहीं है। तो इसी तरह के मॉलिक्यूल्स जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो बड़ी आसानी के साथ SN2 रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं क्योंकि उनके रास्ते में कोई भी ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इसके अटैक को रोक सके। The attack of the nucleophile, the change in the state of hybridization and the departure of the leaving group, everything occurs at the same time। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, हमारे मॉलिक्यूल्स की जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आनी है और उसके साथ जो लिविंग ग्रुप का डिपार्चर है, ये तीनों काम एक साथ ही पॉसिबल होते हैं। During the reaction, the configuration of the alkyl halide molecule gets inverted. This is called inversion of configuration। तो चूंकि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है, तो हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है और उस इन्वर्टेड प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
The reaction takes place in only one step, which is also a rate determining step, and two molecules are participating in this step, so it is called a bimolecular reaction. तो हमारा ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और उस सिंगल स्टेप को ही हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। अब इस स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेप जितनी जल्दी कंप्लीट होगा हमारा रिएक्शन भी उतनी ही जल्दी मुकम्मल हो सकेगा। एंड टू मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्टेप, सो इट इज कॉल्ड अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हमारे इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर चूंकि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। Rates of such reactions depend upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile. So mathematically the rate can be expressed as rate is equal to constant into concentration of alkyl halide into concentration of nucleophile. तो हमारे दो मॉलिक्यूल चूंकि रेट में इन्वॉल्व हैं और यही दोनों मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन की स्पीड को भी इंडिकेट करते हैं। Since the exponents of the concentration terms in the above expressions are unity, so the order of a typical SN2 reaction will be 1 + 1 = 2। तो हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमारी रेट इक्वेशन में लिखी हुई हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन टर्म 1 है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास हमारे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 steps. The first step is the reversible ionization of alkyl halide in the presence of an aqueous acetone or an aqueous ethyl alcohol। तो जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन है जिसके अंदर हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इसकी आयोनाइजेशन के लिए हमें एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए। अब वो पोलर सॉल्वेंट या तो एक्वस एसीटोन होगा या एक्वस इथाइल अल्कोहल। दिस स्टेप प्रोवाइड्स अ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो हमारे पास आयोनाइजेशन के बाद जो कार्बन एटम हमें मिलेगा मॉलिक्यूल के अंदर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको हम कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं और ये मॉलिक्यूल हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर मौजूद होगा। अब इंटरमीडिएट वो स्पीशी होती है जो हमारे रिएक्शन के दौरान कुछ देर के लिए बनती है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, उसको हमने पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है और जैसे ही हम उसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो स्लो स्टेप के थ्रू जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो हमें यहाँ से रिलीज होता हुआ नजर आता है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन की स्पीशी है इसको हम कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं। In the second step, this carbocation is attacked by the nucleophile to give the product. Second step के अंदर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है उसके दोनों तरफ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है बड़ी आसानी के साथ अटैक कर सकता है क्योंकि इसकी दोनों डायरेक्शंस पर अटैक करने के लिए साइट अवेलेबल है और इस साइट के अवेलेबल होने के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये दो चार्ज्ड स्पीशी एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। तो जब दो चार्ज्ड स्पीशीज एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। अब इस फास्ट रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 50% रिटेंशन प्रोडक्ट देगा और 50% हमारे पास इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा।
अब जो 50% रिटेंशन प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसी तरफ अटैच है जहां से लीविंग ग्रुप लीव हुआ था, और जो हमारे पास 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीविंग ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैच हो रहा है। Since the first step involves the breakage of a covalent bond, so it is a slow step as compared to the second step, which involves the energetically favorable combination of ions. So the first step is therefore called the rate determining step. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना एक स्लो स्टेप है। उसकी निस्बत अगर हम सेकंड स्टेप को देखते हैं तो वो एनर्जेटिकली फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस स्पीड से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा वही हमारे रिएक्शन की स्पीड को इंडिकेट करेगा, और इसी स्टेप को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हम अपने मैकेनिज्म को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। The intermediate carbocation is a planar species allowing the nucleophile to attack on it from both the directions with equal ease. We therefore observe 50% inversion of product and 50% retention of configuration in the product. तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है वो प्लेनर स्पीशी है। न्यूक्लियोफाइल उसके दोनों तरफ से आसानी से अटैक कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि उस अटैक की वजह से हमारे पास 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट थी और 50% हमारे पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट बनती थी। Rates of such reactions depend only upon the concentration of the alkyl halide. The rate equation of such reactions can be written as follows. तो हमारे पास इस रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर। तो हम इसकी जो रेट इक्वेशन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब चूंकि हमारे पास रेट इक्वेशन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो हमारे रेट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारे एसएन रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज 1। Tertiary alkyl halides give this type of reactions because there is steric hindrance, that is presence of bulky groups around the carbon. तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ही दे सकते हैं। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स वो हैं जिनमें कार्बन जिस हैलोजन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच होंगे। अब वो तीनों कार्बन जो से हैं वो बल्की ग्रुप्स हैं और वो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर अटैक करने के लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। हिंड्रेंस का मतलब है कि वो ग्रुप कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से पहले लिविंग ग्रुप का लीव होना पॉसिबल होता है। अब हमारे पास हैं एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शन। इन एग्जांपल्स में हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव होती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 it is a double step reaction, but SN2 it is a single step reaction. In SN1 leaving group leave first and then nucleophile attack occur. तो SN1 के अंदर पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करता है। But in SN2 nucleophile attack and leaving group leave at the same time.
इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक और जो लिविंग ग्रुप का लीव होना है वो एक साथ ही होता है। इन SN1 रिएक्शन 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोडक्ट। तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसमें 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट है और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनती है। बट इन SN2 रिएक्शन 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल होती है। इन SN1 रिएक्शन इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। बट इन SN2 इट इज अ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। इन SN1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, तो हमारे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है। बट इन SN2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो हमारे जो SN2 रिएक्शन है उसका ऑर्डर 2 है। इन SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स गिव दिस रिएक्शन, बट इन SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव दिस रिएक्शन। अब हम अपने लेक्चर का रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उस रिएक्टिविटी के अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी थी उनको स्टडी करते हुए हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को स्टडी किया, और उसमें हमने देखा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मेन फैक्टर है जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। फिर हमने देखा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन दो तरह के थे, एक था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने देखा SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म, और फिर हमने देखी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स। अब हमारे पास एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, why SN2 has second and SN1 has first order of reaction? Question number 2, why leaving group is also called a nucleophile? Question number 3, primary alkyl halides give SN2 and tertiary alkyl halides give SN1 reaction. Why? And question number 4 is, in SN1 reaction 50% retention and 50% inversion in configuration is present in product. Why? Best of luck. Thank you.